एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के हवाले से। यकीनन बात होगी आईएमएफ के साथ डील। वैसे तो बहुत दिनों से, बल्कि काफ़ी अब 2-3 महीनों से चल रही है, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो रही। बहुत सारे डिमांड्स उन्होंने किए, पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको पूरा किया, और जिसकी वजह से आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसमें मज़ीद मुश्किलात का इजाफा हुआ है। और लगता ऐसे है कि इसहाक डार साहब कुछ दिन पहले बता रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अवाम जो है वो मज़ीद तकालीफ मुश्किलों के लिए भी तैयार रहे। अब मुझे नहीं पता कि इससे मज़ीद उनका क्या मतलब है कि और कितना निचोड़ना है उन्होंने, लेकिन इंटरेस्ट रेट हो, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस हों, या ओवरऑल किसी भी चीज़ की बात की जाए, वो कह रहे लग्जरियस आइटम्स हैं, उसके ऊपर 25% सेल टैक्स की बात हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि फिर भी इंस्टेबिलिटी कायम और दायम है। इसके पीछे वजूहात क्या है? पीडीएम एक तरफ है, इमरान खान दूसरी तरफ अपनी दुकान सजाए बैठे हैं, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है। इन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद डॉक्टर बशारत हसन साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो आईएमएफ से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हर तरफ यही बातें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लें, प्रिंट मीडिया में देख लें, हर किसी की नज़र इस पे है कि पता नहीं आईएमएफ अभी क्या करेगी, और क्या मजीद कोई डिमांड करेगी, या फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी, डिमांड अब मजीद नहीं, बहुत सारी डिमांड्स हो गई और पूरी भी हो गई, तो अब इनको ये पैसे रिलीज किए जाएं। आपको सर क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये सारा एक गेम है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है। इसमें आईएमएफ शामिल है, इसमें हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स शामिल हैं, इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं, अमीर लोग, जिनके इंटरेस्ट ये हैं कि जी पाकिस्तान जितना इसका रुपया गिरेगा, जितनी यहाँ पे बदहाली आएगी, उतने वो अमीर होंगे। इनके ज़्यादातर पैसे बाहर रखे हुए हैं, जी इनकी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में है, मुल्क से बाहर है। तो इस वजह से, और आईएमएफ का ये है क्योंकि वो अमेरिका के लिए काम करते हैं, उनका इस वक्त एजेंडा ये है, जिस तरह ये पहले रजा बाकर के जरिए इजिप्ट में करा चुके हैं, वही चीज़ पाकिस्तान में रिपीट की गई है। और इसकी इकोनॉमी को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसके रुपए को, करेंसी को उसके गिराना शुरू कर दो। और जब इतना गिर जाएगी, अब जब से ये आप देख लें कि इसहाक डार को पहले यहाँ से भगाया था मुल्क से, ये बिल्कुल। 2017 था, जी उस वक्त 100, 103, 106 मैक्सिमम तक हमारा रुपया जो था वो अगेंस्ट डॉलर था। जी और उसके निकालते ही फिर मिफ्ता इस्माइल को लाया गया। मिफ्ता इस्माइल ने एकदम जो है डीवैल्यू किया और 132, 135 पर ले गया। जी उसके बाद फिर इमरान खान साहब आए, तो इन्होंने सिस्टमेटिकली इसको डीवैल्यू करना शुरू किया, क्योंकि ये खुद तो ना सियासतदान है, ना इकोनॉमिस्ट हैं, ना इनको इतनी अकल है। बिल्कुल। ये तो एक खिलाड़ी आदमी हैं, और फिर इनके जो शब रोज किस तरह गुजरते हैं आपको मालूम ही है। बिल्कुल। तो इनको ना ये सोचते हैं और ना एक्सपर्ट से मशवरा करते हैं, बगैर सोचे समझे इन्होंने अप्रूवल देते गए ये, और जी रुपए को डिवैल्यू करते गए। और जब ये इनको डेमोक्रेटिक तरीके से हटाया गई इनकी हुकूमत, तो उस वक्त तकरीबन 189 के करीब पहुंच चुका था। जी फिर ये ताजरों की हुकूमत आती है जो कि आजकल है, इन्होंने तो बेड़े गर्क कर दिया, इन्होंने तो पूरी तरह गिराना शुरू किया। फिर जब इसहाक डार साहब वापस आए, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको 200 पे कम से कम रोक के रखें, तो सारा पाकिस्तान का जितना भी सो कॉल्ड अशराफिया था, जिसको मैं बदमाशिया कहता हूँ, वो सारा का सारा इनके खिलाफ हो गया। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, गिराओ गिराओ गिराओ, रुपए को खाली आजाद छोड़ो, आजाद छोड़ो। जिसमें कि बड़े बड़े एंकर्स भी थे जो कि 1.5 करोड़ रुपए महीने की जो है वो तनख्वाहें लेते हैं, जी और बड़े बड़े ये जो है सारे सनतकार थे, एक्सपोर्टर्स थे, कि नहीं नहीं, ये देखो इसहाक डार ने इसको रोक दिया। एक्चुअली वो इसहाक डार को आप जो भी कहें, कितना भी बुरा कहें, लेकिन उस आदमी ने कोशिश की कि मैं इसको 200 तक रखूं, लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया आईएमएफ की तरफ से, और पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड अशराफिया उसकी तरफ से, जी पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, पाकिस्तान के बड़े रोडर्स की तरफ से, और जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं उन लोगों की तरफ से, कि इसको गिराओ, इसको जी और गिरा के ये तकरीबन 300 के करीब ले गए। अब बिल्कुल। आप देख लें कि जो कर्जे हमारे ऊपर थे वो 2018 में वो 3 गुना हो गए, 300% इंक्रीज। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरीके से हर चीज की कीमत, अगर आज 100 रुपए का डॉलर हो जो कि 2017 में था,
वो जो पेट्रोल हमें मिल रहा है तकरीबन पौने 300 रुपए, ये 100 बिल्कुल रुपए से भी कम पे आ जाएगा। आज जो जो चीज आपको मिल रही है, जिस जिस कीमत में मिल रही है, उसको बिल्कुल आप 3 से डिवाइड कर दें, उतने की वो हो जाती। और कोई जी मुश्किल जी। नहीं था इसको 100 रुपए में रखना। ये लेकिन साजिश की गई है, बैनुल अक़वामी साजिश है, जिसमें हमारे लोग शामिल हैं। लेकिन सर मैंने अभी कुछ दिन पहले यकीनन वो क्लिप आपने भी देखा होगा, जो आईएमएफ की प्रेसिडेंट है, उस मैडम ने एक बात की कि यार ना तो हम पाकिस्तानी आम आवाम को तंग करना चाहते हैं, बल्कि हम ये रिफॉर्म चाहते हैं कि भाई आप बड़े लोगों पर टैक्सेस लगाएं, लेकिन ये फैसले तो सर हमारी हुकूमत करती है कि भाई हम आम पाकिस्तानियों को ज्यादा जलील करो, क्योंकि ये भेड़ बकरियां जो 23 करोड़ हमने पाली हैं तो है इसीलिए है कि इनके ऊपर अगर बोझ डालोगे तो इन्होंने कुछ कहना तो है नहीं। इन्होंने 300 रुपए लीटर भी पेट्रोल अभी खरीदा है, और ये 50 रुपए यूनिट बिजली भी खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदेंगे, और अच्छा, ये ये 3,500 रुपए का जो है फर 5 लीटर जो है वो ईडेबल ऑयल भी खरीद रहे हैं, जो हमें 1,000 या 900 रुपए में मिला करता था। तो सर ये सारी चीजें तो वो तो कहते हैं कि भाई हम आपको कहते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, ये ना करें। जो टैक्स बेचारे दे रहे हैं, जो 10 लाख लोग हैं या 8 लाख लोग हैं, आप मजीद बर्डनाइज करें उनको। देखें, आईएमएफ के लिए मेरा एक पैगाम है, और अमेरिका के लिए, जी कि वो ये जो कुछ कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। जी जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को, वो अगर नहीं कहते ना गरीबों पे लगाएं टैक्स, जो कि डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि अपना रुपया गिराओ, तो डायरेक्टली गरीब अफेक्ट होता है उससे। जी जब आईएमएफ ने हमारा रुपया 100 से गिरा के 300 पर किया है, तो गरीब अफेक्ट हुआ है ना। गरीब को हर चीज 300% महंगी मिल रही है। जी तो फिर ये कहना कि जी हम गरीब पे नहीं कहते टैक्स लगाओ, अच्छा, उस ऑन टॉप ऑफ इट जितनी डिवैल्यूएशन से, आपकी करेंसी के गिरने से आपका नुकसान हो रहा है, गरीब का, आम आदमी का, मिडिल क्लास का, कि उसको हर चीज 3 गुना महंगी मिल रही है, ऑन टॉप ऑफ इट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाकर, बिजली महंगी करके और हर चीज महंगी करके, हम्म, फूड इन्फ्लेशन ला के मुल्क में, ये उन चीजों को और महंगा कर रहे हैं। कि 300% ये हो गया, 200% और इन्होंने कर दिया, तो 500% महंगाई हो चुकी है। ठीक है जी, पिछले जो है, बल्कि 400% तो इमरान खान करके गया था, और उसके बिल्कुल ऊपर 300% इन्होंने और कर दी, तो जी 700% महंगाई हो चुकी है। और जब से मुशर्रफ साहब गए थे 2008 से लेके आज तक, ये 1000 से लेके 1500% महंगाई कर चुके हैं, बिल्कुल। हर चीज में, फूड में भी। तो अब लेकिन ये है कि मैं आपको ना सिर्फ ये कि मसाइल बताऊं, बल्कि हल भी बताता हूं इसका। बहुत आसान हल है। जी मैंने एक प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है कि $300 बिलियन मैं इनको 6 महीने के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी से लेके दिखाता हूं। और ये ऐसा ऐलान नहीं है जैसा उसने किया था मुराद इमरान सईद ने। खान ने, इमरान मुराद खान सईद और ने कि 200 जी 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 अरब डॉलर जी जी आएगा, इमरान खान हुक्म देगा, 200 अरब डॉलर बाहर से आएगा, और हम इनके मुंह पर मारेंगे। ऐसा ऐलान सौरभ नहीं डॉलर किया। अब मुंह पे मारेंगे और सौरभ रखेंगे। 100 अरब मुंह पे मारेंगे, 100 अरब अपने पास रखेंगे, ऐसा ऐलान नहीं है। जी जी मैं जो है प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सारी उम्र हमने प्रैक्टिकल काम किए हैं। तो बिल्कुल मैं बाकायदा एक ऐसा प्रपोजल जो है वो मैंने तैयार किया है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन 6 महीने के अंदर, इनको जो है 1 महीने में आना शुरू हो जाएगा, 6 महीने में $300 अरब मैं इनको इन्वेस्टमेंट करा के देता हूँ। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो आप खड़ा होकर, इमरान खान कहता है, भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते इसको दे दो, मुझे दे दो, बिल्कुल मैंने अस्पताल बनाना है, खुदा के वास्ते जो है दे दो, जो है गरीबों का मैंने ये करना है, वो करना है। बिल्कुल 15 अरब इसने जमा किया सैलाब जदगान के लिए, कितना उनके ऊपर खर्च किया। ठीक है। एक तो ये भीख मांगना होता है। अब आप उनसे भीख मांगते हो उस पाकिस्तानी से कि 200 अरब बिल्कुल डॉलर दे दो, मुल्क गरीब हो गया, कोई भी नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत वो दे देंगे कि चलो ये गरीब आदमी है, ये मांग रहा है, बिल्कुल खूबसूरत आदमी है, कुछ जो है खूबसूरत लोग इसको पैसे दे देंगे। बिल्कुल लेकिन अगर आपने बड़े पैमाने पे पैसा जमा करना है, तो उसके लिए भीख नहीं मांगनी, इन्वेस्टमेंट करवानी होती है। बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल लेकर जाते हैं, रोड शोज करते हैं, आप उनके पास लेकर जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आपको इतना प्रॉफिट होगा। वो सारी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनाने पड़ते हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज बनानी पड़ती हैं, वो ले जाकर प्रेजेंट करनी पड़ती है इन्वेस्टर्स के सामने। और फिर वो ना सिर्फ ये कि ओवरसीज पाकिस्तानीज आएंगे, बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बहुत आएंगे। जी अमेरिकन बिल्कुल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आना चाहते हैं, चाइनीज आना चाहते हैं, लेकिन आप उनके पास को लेके नहीं जाते चीज, वो किस तरह आएंगे। आप एनर्जी जो है इतनी महंगी की हुई है, हम जो प्रपोजल मैं बना रहा हूं उसमें एनर्जी को उनको एक मुनासिब रेट पर हम देंगे। और कैसे देंगे वो आपको मालूम ही है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जरिए। नहीं, लेकिन सर बात एक और है कि अगर लेट्स सपोज सॉरी, अगर आप ये कहते हैं कि जी हम अल्टरनेटिव एनर्जी देते हैं जिस तरह सोलर पैनल्स हैं या ये है या वो, लेकिन सर वो असल बात ये है कि
मैं अभी अपने गाँव में सिस्टम को अपग्रेड कर रहा हूँ, पुराना सिस्टम हटाकर नया सिस्टम मैं लगाना चाहता हूँ। बिलीव मी, जो 6 महीने पहले जिस कंपनी ने पहले मुझे लगा के दिया था, बड़ा अच्छा काम कर रही है वो कंपनी, वहाँ की लोकल है। तो उनके जो रेट्स थे वो बढ़ गए बहुत ज़्यादा, और उसके बावजूद वो कह रहे एलसीज़ ना खुलने की वजह से हमारा माल भी बाहर से नहीं आ रहा, जिसमें 300% बढ़ इन्वर्टर्स गए हैं। ना, क्योंकि सर तो इम्पोर्ट होते हैं ना अब इंडिया में। ये वाली चीज़ भी तो एक, मैं ये कहूँगा, बिल्कुल। मैं लगाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लोड शेडिंग होती है, 15-15, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती है, तो मैं कहता हूँ यार चलो बजाए इसके कि अपना ये 2-4-5 लाख रुपया लगा के एक छोटा-सा सिस्टम लगवा लेते हैं, कम से कम गुज़ारा तो चलता रहेगा ना, घर में कुछ मेन-मेन चीज़ें तो चलती रहेंगी। सर तो वो कैसे पॉसिबल होगा इतने बड़े स्केल पे ये मैं जी, अर्ज़ जी। करूँ ना, उसके लिए हम हाइब्रिड सिस्टम जो है मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। जी, इसमें मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। सोलर की एक और भी एक वो है ना ड्रॉबैक कि जी, सूरज सिर्फ 6-7 घंटे आपको मिलता है। अब बाकी जी, वक़्त में आपने क्या करना है? जी, तो बिल्कुल, अब जैसे कोल्ड स्टोरेजेज़ हैं, इनको 24 घंटे बिजली चाहिए और बहुत सारी इंडस्ट्री बिल्कुल, है जिसको बिल्कुल, आपको बिल्कुल, सिर्फ सूरज के वक़्त में बिजली नहीं चाहिए होती, और एग्ज़ैक्टली, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको भी 24 घंटे चाहिए। तो हम बिल्कुल, हाइब्रिड सिस्टम्स बना रहे हैं। हाइब्रिड सिस्टम्स की जो है मैंने जो है तजवीज़ दी है, सजेस्ट की है। इसमें सोलर, विंड, बायोमास, ठीक है जी, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स, सिंथेटिक फ्यूल्स, और जो है सबसे बढ़कर जो आपका है ना जियोथर्मल, ये सारे इनमें से जो जो एप्लीकेबल होगा एज पर दी लोकेशन, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं सिस्टम्स, ये हर जगह नहीं लग सकते। कोई किसी जगह बिल्कुल, लगेगा, कोई एक कॉम्बिनेशन ऑफ एग्ज़ैक्टली, ऑफ दोज जो है किसी जगह लगेगा, कोई किसी जगह लगेगा। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनको मिला के हाइब्रिड सिस्टम जो है वो हम एज पर लोकेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकेशन हम देंगे। एक चीज। एग्ज़ैक्टली, दूसरी बात, ये तो मैंने एक तजवीज दे दी कि मैं तुम्हें जी, एक एक अरब डॉलर के लिए, जस्ट फॉर 1 बिलियन डॉलर, ये नाक रगड़ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से आईएमएफ बिल्कुल, जाके, सिर्फ बिल्कुल, 1 बिलियन डॉलर बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल मैं ठीक इनको कह रहे हैं। 300 बिलियन डॉलर लेके दूंगा 6 महीने के अंदर, जिसकी पहली किस्त जो है 1 महीने में शुरू हो जाएगी, यानी इसको कॉम को, जो कि 5 से 7 बिलियन डॉलर होगा, पहले महीने में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा तजवीज सुने। ईरान, ईरान में इन्होंने हर तरफ से उसको बंद किया हुआ है ना, उसको ट्रेड नहीं करने दे रहे हैं। बिल्कुल, ईरान का ये हाल हुआ है कि उसकी एक रियाल इस वक्त आपको पता है 5 लाख रियाल जो है वो $1 के बराबर हो गया है। बिल्कुल सही, 5 लाख। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल अंदाजा ठीक कह करें, रहे हैं। ईरान का जो है वो, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है फॉरेन एक्सचेंज की। तो आप बजाय इसके कि अपने जो है डॉलर वो अफगानिस्तान भेज रहे हैं सारे और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करा रहे हैं, आप ईरान के साथ शुरू करें फॉरेन ट्रेड, फौरी राइट, तौर पर। जी, जी, आप किसी की बात ना माने, आप कहें हमारा मुल्क जो है इस वक्त खत्म हो रहा है, हमारे पास 23 करोड़ जो अवाम है भूखे मर रहे हैं, सीधी बात है, जी, 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 भूखे मर रहे हैं। हमें तो सस्ती एनर्जी भी चाहिए और सस्ती चीजें भी चाहिए। ईरान में हर चीज बनती है। हुँ, सबसे पहले आप उनसे जो गैस और तेल की पाइपलाइन वो लाए हुए हैं आपके बॉर्डर पे, आप उसको कनेक्ट करें पाकिस्तान को। कोई यूएन की सैंक्शन नहीं है ईरान के ऊपर किसी किस्म की। जी, कोई दूसरा मुल्क अगर सैंक्शन लगाता है जिसमें अमेरिका है, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वो क्या कहेगा अमेरिका ज्यादा ज्यादा, जो कि मैंने सैंक्शन लगाई हुई है, तुम अगर इनके साथ तजारत करोगे तो हम अपनी कंपनीज को कहेंगे कि तुम्हारे साथ तजारत ना करें। तो बंद कर दे, कौन सी उनकी कंपनी तजारत कर रही है पाकिस्तान के साथ, खत्म कर दो अमेरिका के साथ अगर वो रोकता है। आप वो आपको यूएन की कोई, यूनाइटेड नेशंस की कोई सैंक्शंस नहीं है ईरान पे। तो जी, आप तेल और गैस ईरान से लेना शुरू करें जो बहुत सस्ता है। जी, आप बिजली ईरान से लेनी शुरू कर दें जो बहुत सस्ती है। इसी तेल जी, और गैस से आप बिजली बनाएं, बिजली की वैसे भी डायरेक्ट लाइंस लें, जैसे ग्वादर के लिए आप कर रहे हैं। बिल्कुल, बलूचिस्तान में चल तीसरे, रही हैं, मकरान हाँ जी, डिवीज़न में। ग्वादर के लिए भी कर रहे हैं। तीसरे काम आप ये करें, ईरान हर चीज बनाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाता है, क्योंकि वो अगर वहां कोई बेईमानी करता है ना, तो वो उसका गला ही काट देते हैं, हाथ तो क्या काटना है, और बहुत बिल्कुल, सारी चीजें भी काटते हैं। पाकिस्तान जो है में इतनी खपत है ईरानी चीजों की। मैं अभी गया था पिछले दिनों कराची। जी, कराची में और कोयटे में सुपरमार्केट्स खुली हुई हैं ईरानी सामान की, जो इलीगली आता है, स्मगल होकर आता है, बेशक, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और पाकिस्तान में जो चीजें हमारा ताजिर, जो चोर ताजिर है वो बेचता है जितने का, उससे वो 1/5 पर वो मिलती हैं पाकिस्तान में। ये स्मगल होकर आती हैं। अगर आप बेशक। लीगली वो चीजें पाकिस्तान में आने दें, ईरान का भी फायदा होगा और पाकिस्तान के जो आम आवाम है, जो मिडिल क्लास है, उसको भी कितनी सस्ती चीजें मिलेंगी। तो पाकिस्तान के सारे दुख दर्द तो इधर ही दूर हो जाएंगे। लेकिन सर, ये जो आप सजेशन दे रहे हैं, एक तो मैं आपको अभी बता दूँ, पिछले हफ्ते
फॉरेन मिनिस्ट्री की एक मीटिंग थी, जो कायमा कमेटी को प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और उसमें सेक्रेटरी साहब ने ये बोला कि भाई हम आईएमएफ किस चीज के बाउंड है कि हम ईरान के साथ कोई तिजारत नहीं कर सकते। सर ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, एक पहला पॉइंट। फिर इसके बाद आपने कहा जी अमेरिका हमें क्या कह देगा, तो सर अमेरिका तो हमें कह देता है कि यार अभी अगर दिन के 12 बज रहे हैं या 1 बज रहा है और वो कह रहे कि रात का 1 बज रहा है, तो हम कहते हैं बिल्कुल सर आपने कह दिया कि रात का 1 बज रहा है तो बिल्कुल है, अंधेरा है, तो हम ये कहते हैं। फिर उसके बाद सर सऊदी अरेबिया, ये सारे लोग हमने कभी फैसले सर पहले किए हो तो फिर मैं मान सकता हूं कि आज तेहरान के साथ हमारी तिजारत हो जाएगी, जिस तरह हिंदुस्तान करता रहा है, रशिया के साथ भी है, वॉशिंगटन के साथ भी है, बीजिंग के साथ भी और तेहरान के साथ भी है, और अब काबुल के साथ भी है। उनके तालिबान होने के बावजूद उनके अच्छे ताल्लुकात है। तो सर हमने कभी अपने फैसले किए हो तो फिर मैं इस बात को मानूं कि हाँ यार ये प्रैक्टिकली हो सकती है। मुझे तो ये सिर्फ एक ठीक है खबर लगती है, एक बात लगती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखें, प्रैक्टिकली तो 100% हो सकती है, लेकिन जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, एब्सोल्युटली राइट। जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें के और लोग भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जी ये सब लोग जो हैं इनकी डोरियां अमेरिका हिलाता है। ठीक है ना जी? एग्जैक्टली। तो जब उनकी डोरियां अमेरिका हिलाता है, वो इन्हें करने नहीं देता। मुझे आप ये बताएं, ये कोई लॉजिकल बात है कि आईएमएफ आपको मना करता है कि आप ईरान से ना करें तिजारत, आप चाइना से ना करें? आईएमएफ कौन होता जी है? when there are no sanctions from the United Nations on Iran, ठीक है ना जी? जी आईएमएफ कैसे रोक सकता है? आप फॉरेन चैलेंज करें उसको। आईएमएफ इज नॉट जस्ट यूएस, आईएमएफ में सारे दुनिया के मुल्क हैं। ठीक है ना? आईएमएफ नहीं रोक सकता आपको। ये बात जब वो अगर वो करता है तो उसको फॉरेन चैलेंज करें कि नहीं हम तो करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको उनसे परमिशन लेने की जरूरत क्या है? $1 बिलियन उन्होंने देना है, उनके मुंह पर मारें और आप ईरान से शुरू करें, आपके सारा जो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और ईरान फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की भी बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। पाकिस्तान में 10,000 चीजें पैदा होती हैं और यहाँ बनती हैं। ईरान बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की। लेकिन तो लेकिन सर अगर हम ये कहते हैं कि $1 अरब हम उनके मुंह पे मारेंगे, वो पहले हमें देंगे तो फिर हम मुंह पे मारेंगे ना सर। हम तो पहले लेने के लिए हम इतने जलील हो रहे हैं कि वो कहते हैं यार, यहां तक उस दिन उन्होंने कह दिया कि ये जो लास्ट वीक है उसमें कहा कि जो तोरखम बॉर्डर पे जो डॉलर का रेट है पाक रुपीस के हाँ, अगेंस्ट, वही रेट हमें चाहिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। तो सर मतलब हमारी हैसियत वो मुंह पे मारने वाली, तो मतलब ठीक है वो तकरीर वो करते थे, वो बड़े मशहूर भी हुए थे, वो इमरान खान साहब के बड़े चहीते जो थे मुराद सईद साहब। तो बात यह है कि हमारी वो हैसियत होगी तो फिर हम मुंह पे क्या मारा, हम यूं मैं करके उनको पकड़ा मैं देंगे, आपको बड़ी बता रहा बड़ी हूँ बड़ी जी, मेहरबानी एक सर, आपने मैं हमें आपको पैसे बता रहा हूँ दिए थे। ना, एक जी अरब जी डॉलर कौन सी बड़ी चीज है? आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, $30 अरब तो वो साल का बेचते हैं। आपकी जो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, $30 अरब तो वो कमा के आपको देती है एक्सपोर्ट से। ठीक है ना जी? $60 अरब तो ये हो गए, ये सारे खा जाते हैं। ये सारे अपनी जी अय्याशियों में इसको खा जाते हैं। इसलिए मुंह सर ये पर $1 अरब तो कुछ भी नहीं है जो मुंह पर मारेंगे आप आपसे इन्हें। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं एक सर, अरब मैं डॉलर आपसे से आपको कुछ भी नहीं बनना है। बिल्कुल सर आईएमएफ एग्री का जो कर। है ना, ये लेकिन जानकर आपको फंसा रहे हैं उनमें। यस आईएमएफ के मायदे के साथ जानकर फंसा रहे हैं। ये कि सर ये देखो जी पॉइंट आईएमएफ ही आपने कर रहा, आईएमएफ ही कर रहा। आपको बड़ा कौन रोक रहा है ईरान से करने के लिए? आपको कोई नहीं रोक रहा कि ईरान से तिजारत करें। आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप जो है यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाएं और उसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आए। अमेरिका का मकसद ये है कि आप चाइना को आपके मुल्क से भगाए। ठीक है ना जी? जी या चाइना यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, सीपेक को फेल करे, जैसे भी जी हो। अमेरिका और इंडिया और ये सारे जी जी मुल्क जो हैं, ये हालांकि इंडिया का इतना फायदा है अगर सीपेक में शामिल हो जाए पाकिस्तान के जी जी। साथ, इंडिया को बहुत बड़ा एक जो है ना तिजारती फायदा होगा। लेकिन और सर उनके साथ लेकिन तो ये है पहले कि हम सर सीपैक के ऊपर तो हम उनको बाद में लेके आएंगे, पहले तो हमारी उनके साथ कोई ट्रेड एंड बिजनेस नहीं चल रहा अफसोस के साथ। तो जब उनके साथ होगा तो फिर सीपैक भी आ जाएगा। अफगानिस्तान के साथ हमारा कुछ नहीं चल रहा, हम कहते जी सीपैक में अफगानिस्तान को डाल दें, सीपैक में जी हिंदुस्तान को डाल दें, सीपैक में जी ईरान को डाल दें, असल में सीपैक में जी सऊदी अफगानिस्तान को अरेबिया। तो आप सर शामिल किसी तो में भी सारे डालें। होंगे, शामिल तो सारे, हर किसी को अपना फायदा, हर कोई अपना फायदा चाहता है। लेकिन द थिंग इज कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सीपैक का है क्या सर? आप खुद मुझसे बेहतर इन चीजों को आप मतलब मॉनिटर करते हैं, आप उस पर काम करते हैं, आप खुद बाय प्रोफेशन इंजीनियर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, बहुत सारी चीजों में आप कंसल्टेंट भी है। तो आपको मुझसे बेहतर पता है कि इस वक्त सीपैक के अनग्राउंड क्या चीजें ऐसी चल रही है कि जिससे दुनिया फायदा उठाएगी। हम ही नहीं फायदा उठा सके अभी तक, गवादर में हमने क्या किया? देखें, जब इमरान खान साहब आए हैं उसके बाद से ये सीपेक के ऊपर काम बहुत स्लो हो गया। एग्जैक्टली इनको किसी ने ये मशवरा नहीं दिया। अपना तो मैंने इनको बताया ना आपको, अपनी तो कोई इनकी है नहीं इतनी नॉलेज और इतना जो है एग्जैक्टली इंटेलेक्ट।
जी, लेकिन बिल्कुल। जो इनके मशवरा देने वाले लोग थे, वो इतने नाअहल थे, उन्होंने इनको समझाया नहीं और इनको हुँ। अमेरिका की तरफ लेके चले गए। चलो खान साहब आपको ट्रम्प से मिलाते हैं जी। ओह जी, बिल्कुल। बड़ी बात है जी। और ट्रम्प अपना अपना ट्रम्प ने जो वो हाथ मिला लिया जी उसने, कितनी बड़ी बात हो गई। बड़ी ओहो! बात है सर, बिल्कुल। वो वापस आते हैं तो वो पूरा जश्न मनाया जाता है कि ओह जी, ट्रम्प से मिल के आ रहे हैं। जैसे वो मौला जट नहीं होता, वो वापस आता है कि जैसे जो है गाँव फ़तह करके। बिल्कुल, इनके बिल्कुल। इतना लो आईक्यू है इन लोगों का, इनको समझ ही नहीं है अपने मुल्क के साथ करनी क्या है। किस हुँ, तरीके से इसको जो है इसकी इकोनॉमी को बेहतर करना है, इसको तरक्की देनी है। हमारे जैसे जो लोग हैं जो कि हर वक़्त उड़ते हैं इस बात पे, बिल्कुल। हम बस सिर्फ़ जो है ना तजावीज़ ही देते रहते हैं। अमल करने वाले तो ये बैठे हुए हैं जो कि अमेरिका के एजेंट हैं, ठीक है ना जी? बेशक, जो कि बेशक। वेस्ट के एजेंट हैं। ये हिल ही नहीं सकते। उनके अब चाइना दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आपको टेक्नोलॉजी भी देता है, जो आपको पैसा भी देता है, लोन्स भी देता है और अगर अगर इनसे प्रॉपरली नेगोशिएट करते तो बहुत ही कम जो है पैसे पे ये कर सकते थे। दूसरे अगर उनके साथ इस तरह नेगोशिएट करते कि देखें, जी, सीपेक का 90% फायदा तो चाइना ने उठाना है कि बिल्कुल। उसका उसके जो ट्रेड के लिए उसको रूट मिल जाएगा अरेबियन सी तक, जहां से कि उसकी बिल्कुल, बहुत जो है तिजारत जो है सस्ती हो जाएगी और उससे बहुत उसको फायदा होगा। तो हो सकता है कि चाइना अपने खर्चे पर बना देता सीपेक सारा, लेकिन नेगोशिएट ही नहीं इस तरह किया ना, क्योंकि उसमें इनके कमीशन होते हैं, इनके किकबैक्स होते हैं प्रोजेक्ट्स में, तो बिल्कुल। वो ये करने नहीं देते। बात ये है कि हम तो हर चीज समझते हैं, हर चीज जानते हैं, लेकिन ये है कि इन लोगों पे अफसोस होता है जो कि इस कौम को गरीब से गरीब तर करते चले जा रहे हैं और इसका बेशक। गरीब तबका खत्म कर दिया है, मिडिल क्लास कहीं की नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही और सर यही है कि जब हम अपने फ़ैसले इस्लामाबाद के अंदर करने लगेंगे, तो फिर ये सारी चीज़ें जो आज हमें ऐसा लगता है कि शायद एक ख़्वाब है या वैसे एक इल्यूज़न है, तो फिर हमें ये प्रैक्टिकल लगेंगी ये चीज़ें और फिर हम कर भी सकेंगे। लेकिन उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने घर के फ़ैसले हम अपने घर के अंदर करें, किसी और के घर में जाके उनकी तरफ ना देखें कि सर आप जिस तरह चाहते हैं हम उसी तरह करेंगे। जिस कंट्रीज़ ने भी इसी तरीके से किया है वो मैं कहता हूँ कि वो बेशक ख़त्म नहीं हुई वो कंट्रीज़, लेकिन तबाह और बर्बाद ज़रूर हुई हैं। वही हाल पाकिस्तान का किया गया, हर किसी ने अपना-अपना हिस्सा डाला है लेकिन मानता कोई नहीं है। सारे लोग कहते हैं कि यार हम सबसे बड़े पैट्रियॉट हैं, हमने सबसे बड़े जो है वो सीने पे तमग़े सजाए हुए हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो अगर कोई ऐसी बात करता है, तो कहते हैं इससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इस चीज़ से जब हम निकल आए, तो मेरे ख़्याल हम तरक्की भी करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ हमने जब ताल्लुकात बेहतर कर लिए, तो मेरे ख़्याल से उस दिन से फिर हमारी तरक्की शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का, आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ।